नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में हमने विद्युत ऊर्जा व विद्युत शक्ति पढ़ा, उससे संबंधित कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल किया था अपन ने। हमने प्रतिरोध के फेज को विराम देने के लिए बीच में ये विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति टॉपिक लिए थे। प्रतिरोध फेज 1, फेज 2, फेज 3 अपन कर चुके। अगर प्रतिरोध में अपन ने शुरू से पढ़ा, क्या क्या पढ़ा उसका दोहरान करवा देता हूं। ओम्स लॉ, R बराबर V अपॉन I, बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, R बराबर ML NE स्क्वायर एट टो, फिर R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। इसके अपन ने न्यूमेरिकल भी किए थे। इसके बाद अपन ने अनोमीय ओमीय परिपथ पढ़े और कलर कोडिंग पढ़ी। कलर कोडिंग में भी हाथों हाथ न्यूमेरिकल डाल दिए थे। ओमीय अनोमीय थ्योरेटिकल टॉपिक था। इसके बाद प्रतिरोध व प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया, यानी ताप का प्रभाव अपन ने पढ़ा। क्लियर साहब? इसके न्यूमेरिकल भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर साहब? तो साहब प्रतिरोध को अब सबका अपना अपना तरीका है। मैंने 2-3 फेज, 4-5 फेज में बांट रखा है। कोई कैसे पढ़ाता है। मैंने तो साहब आपको विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति पढ़ाने के लिए पढ़ाते समय विराम दिया था, ताकि प्रतिरोध से एक बार हम थोड़ा सा मुक्त हों। फिर अब वापस मैं फेज 4 पर आता हूं, यानी अब वापस प्रतिरोध से। तो कहने का मतलब यह है कि प्रतिरोध कई पार्ट में है। उसके पार्ट को बीच में रोककर थोड़ा एंटरटेन कर देते हैं, दूसरा टॉपिक लाकर फिर वापस ले दे के वहीं आना है। तो साहब अब हम वापस प्रतिरोध का चौथा फेज है ना, चौथे फेज में हम पढ़ रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। क्लियर सब है ना? प्रतिरोध की परिपथ में क्या भूमिका रहती होगी, यह सूत्र से समझ सकते हो। जैसे I बराबर V अपॉन R, इस सूत्र से साफ समझ में आता है कि प्रतिरोध R बढ़ेगा तो धारा घटेगी, प्रतिरोध R घटेगा तो धारा बढ़ेगी। यानी प्रतिरोध के द्वारा हम धारा को नियंत्रित कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो साहब विद्युत परिपथ है या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हैं, उनमें प्रवाहित धारा को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कम ज्यादा करने के लिए 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं, जिससे प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। मैं आपको एक चीज छोटी सी समझाना चाहता हूं। कंपोनेंट में हमने पहले स्थिर विद्युत की में पढ़ा, संधारित्र, और ये हम दूसरा कंपोनेंट पढ़ने जा रहे हैं जिसे प्रतिरोध कहते हैं। संधारित्र अपनी जगह क्या खूबियां रखता है उसकी डिटेल मैंने स्थिर विद्युत की में आपको सुना दी थी, और आगे प्रत्यावर्ती धारा में फिर सुनाऊंगा, है ना? लेकिन वर्तमान में अपन प्रतिरोध पढ़ रहे हैं, तो प्रतिरोध की एक खूबी यह है कि प्रतिरोध एसी व डीसी, यानी प्रत्यावर्ती धारा व दिष्ट धारा, दोनों में एक जैसा व्यवहार करता है, एक जैसा काम करता है। इसकी प्रवृत्ति में एसी और डीसी से कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह प्रतिरोध की खूबी है ना? मूल बात आपको बताई थी कि धारा को नियंत्रित करने में इसका उपयोग है। अब धारा को नियंत्रित करने में उपयोग होता है तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते होंगे, वो आगे सब अपन प्रत्यावर्ती धारा में डिस्कस करेंगे। ठीक है साहब? प्रतिरोध का संयोजन 2 प्रकार का है। ए सीरीज यानी श्रेणी क्रम। मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि साहब श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इनकी परिभाषा ही सब कुछ बताने के लिए पर्याप्त होती है। तो मैं पहले आपको जोड़ के दिखाता हूं, फिर परिभाषा आपके सामने ही क्लियर कर देंगे और बता देंगे कि इसके प्रति परिभाषा में ही सब कुछ विद्यमान है, बाकी तो सब फालतू के काम है। ये ए और बी के बीच में हमने R1, R2 व R3 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। सिराए V विभवांतर की बैटरी के धनाग से और सिरा भी V विभवांतर की बैटरी के
ऋणांक से जोड़ दिया। यह बात आपको केमिस्ट्री भी समझाती होगी और हम फिजिक्स में भी समझाएंगे कि सेल की प्रक्रिया में ध्यान रखें कि धनाग्र जितनी धारा रिलीज करेगा ऋणाग्र को उतनी ही धारा वापस चाहिए। तो मैंने अगर धनाग्र से आई धारा रिलीज करवाई तो यह तो कंफर्म है कि ऋणाग्र वापस कितनी लेगा, आई धारा ही ऋणाग्र वापस लेगा, है ना साहब। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि यह आई धारा वहां जानी जरूरी है, ये ए पर जाएगी, ए से बी की ओर जाना होगा। अब यहां पर ए से देखें आप तो कोई पथ ही अवेलेबल नहीं है एक सिंगल पाथ के अलावा। अगर ए से अपने को 2-3 ब्रांच मिल जाती तो धारा 2-3 ब्रांचों में होके जाती, लेकिन अपन देखते हैं कि ए से बी को जाने के लिए एक ही रास्ता मौजूद है, तो सारी धारा को उसी में से होके जाना पड़ेगा, उसके पास कोई और चारा है ही नहीं। तो सब स्वाभाविक है धारा का मान तीनों प्रतिरोधों में क्या होगा, समान होगा। यहीं से आप बस परिभाषा को समझ लें, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा समान हो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। बस सारा काम इसी से हो जाएगा, केवल एक लाइन से कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा समान हो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब देखो इससे सारा काम हो जाता है। आई कांस्टेंट है, आई जब कांस्टेंट है, अगर आर समान होता, आर 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 तो वी इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, V/3 V/3 V/3, लेकिन प्रतिरोध अलग अलग है R1, तो विभवांतर भी अलग अलग होगा। यानी R1 के सिरों पर विभवांतर अज्यूम कर लें V1, R2 के सिरों पर विभवांतर अज्यूम कर लें V2 और R3 के सिरों पर विभवांतर अज्यूम कर लें V3। क्लियर सब? तो सब सीधी सीधी बात है कि श्रेणी क्रम में आप 2 चीजें ध्यान रखें। पहली चीज, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है ना। दूसरी, विभवांतर विभाजित होता है या विभाजित होगा। बस सारा काम इसी से चल जाएगा, बाकी सब फिर फॉर्मेलिटी है। कैसे साहब? अब विभवांतर भी टूट गया, V1 V2 V3, तो साहब अतः कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। वैल्यू पुट कर दो, V1 की वैल्यू रखो I R1, धारा समान है। V2 की वैल्यू रखो I R2, V3 की वैल्यू रखो I R3, है ना। तो श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान है, इसलिए I आपको एज इट इज दिखेगी। I कॉमन आ जाती है तो V/I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, V/I की वैल्यू जिसमें अपन ने लिख दी है। अब सब इन 3 की कंपैरिजन किसी एक अकेले से हम करते हैं। आपको ये अकेला दिखाना नहीं है, ऐसा मैंने संधारित्र के समय भी बताया था। मेरे पास तो बोर्ड में तो अभी लिखूंगा, थोड़ी देर में मिटा दूंगा। आप ये ध्यान रखें कि उस इन 3 की जगह जो अकेला अज्यूम कर रहे हो आप, वो दर्शाना नहीं, आपको लिख देना है कि यदि ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध कैपिटल R होता तो यदि ए व बी के मध्य प्रतिरोध कैपिटल R होता तो आप क्या लिखते हो ओम के नियम से? V/I इज इक्वल टू R लिखते। अब इन 3 का उस अकेले से आप तुलना कर दें, इससे फिर आप क्या बोल देंगे? तुल्य प्रतिरोध। तो 1 व 2 की तुलना से, ये देखो साहब, 1 व 2 की तुलना से श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है ना। ये साहब तुल्य प्रतिरोध आ गया। 1 और 2 की तुलना से करो तो R इज इक्वल टू
R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। अतः श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। अर्थात अगर आपको प्रतिरोध के मान में वृद्धि करनी हो तो आप श्रेणी क्रम संयोजन का इस्तेमाल करें। दूसरी तरीके से ऐसे कह दूं, यदि आपको धारा के मान में कमी करनी हो तो आपको प्रतिरोध बढ़ाना पड़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ाने के लिए हमारे पास केवल एक ही तरीका है कि हम उन्हें किस में जोड़ दें, श्रेणी क्रम में जोड़ दें। यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो तो तुल्य प्रतिरोध सभी के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, है ना। मैं सब आपसे कह चुका हूं कि इस एक को बनाइएगा मत, यह अजम्पशन में रखना होता है तो इसको अजम्पशन में ही रखिएगा। आप एकेडमिक में हैं और इस टॉपिक का अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे कर देना है। ये सब श्रेणी क्रम संयोजन खत्म होता है। अब आ जाइए सब आप नेक्स्ट बी, है ना। बी आता है सब समांतर, या इसको दूसरे नाम से पुकारते हैं पार्श्व क्रम, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर सब। यहां भी कुछ विशेष बात होती है जो परिभाषा में ही बोल दी जाती है, फिर बाद में जो आपको करना है वो आप करते रहो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा कहना बच्चों ये है कि आप इनकी परिभाषाओं को बहुत ध्यान से पकड़ लो। सर्किट से आपका पाला पड़ेगा, इस चैप्टर में पड़ेगा, आगे भी प्रत्यावर्ती धारा में भी पड़ेगा, तो आप कहां तक ये चीजें बैलेंस करेंगे। आप ध्यान रखें श्रेणी क्रम में क्या होता है और समांतर क्रम में लगभग ये फिक्स है ना। पहले मैं सर्किट से दर्शा देता हूं आपको। ये ए है और ये बी है, इनके बीच में मैं 3 प्रतिरोध समांतर जोड़ के दिखा देता हूं। ये सब R1, R2 और R3, है ना। R1, R2 और R3 तीन को मैंने समांतर क्रम में जोड़ के दिखा दिया। ए तथा बी, इनको वी विभवांतर के सेल के धनाग्र व ऋणाग्र से जोड़ देते हैं। ये जो आपको चित्र दिख रहा है इसको कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। बात यहां पर भी वही रहेगी, अगर आप आई धारा धनाग्र से रिलीज करवाते हो तो ऋणाग्र को वापस आई धारा ही चाहिए। यह विशेष ध्यान रखना कि साहब सेल की प्रक्रिया से भी आप ये डिवीजन समझ सकते हो। अब क्या होगा सब, अब ये धारा एक हो जाएगी। अब धारा के पास बाईपास है, ऑप्शन है, वो उसके पास कई सारे पाथ हैं। 100% अब करंट को टूटना ही है। ये सब मान लीजिए करंट टूट गई, I1, I2, I3, तो I टूटी, I1, I2, I3, तो वापस जुड़कर ये क्या बन जाएगी, I बन जाएगी। अब सब धारा क्यों टूटी, यहां से आ जाओ, है ना। अब आप देखें इससे I इज इक्वल टू V अपॉन R। देखो ए व बी के मध्य विभवांतर कितना दिखा रखा है मैंने, V। आपसे कोई पूछता है भाई प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर बताओ, ध्यान से, तो आप कहेंगे R1 का पहला सिरा तो A से जुड़ा है और दूसरा सिरा B से जुड़ा है। A और B के मध्य जो विभवांतर होगा वही R1 के सिरों पर होगा। इसी प्रकार आपसे कोई पूछेगा R2 के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, तो आप कहेंगे R1 का पहला सिरा तो A से जुड़ा है, R2 का दूसरा सिरा B से जुड़ा है, तो जो A और B के मध्य विभवांतर होगा वही R2 के सिरों पर होगा। सेम एज अगर आपसे पूछे R3 के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, तो आपका जवाब वही होगा कि R3 का पहला सिरा A से जुड़ा है, अंतिम सिरा B से जुड़ रहा है, तो A व B के मध्य जो विभवांतर है वही R3 के सिरों पर होगा। अब साहब A व B के मध्य विभवांतर है कितना, देखो ध्यान से, A व B के मध्य विभवांतर V है। इसका मतलब यह हुआ कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव का अंतर समान होता है। अब जब V समान होता है, एक मिनट, जब V समान होता है तो अगर प्रतिरोध समान होते R, तो धारा I टूट जाती, I/3, I/3, I/3।
लेकिन प्रतिरोध अलग अलग हैं, इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा भी अलग अलग होगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब आपसे कोई कहता है व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आप कहना जिसमें विभवांतर समान हो, है ना, और जिसमें धारा विभाजित हो। दोनों बातें एक ही हैं, धारा विभाजित हो। और आप समझ भी गए होंगे कि आपको यहां पर जब ऑप्शन अवेलेबल हैं ए से बी को जाने के लिए, तो धारा को टूटना ही था, है ना। अब साहब ओम के नियम से कुल धारा कितनी होगी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। पुट करो साहब वैल्यू, I1 की वैल्यू V अपॉन R1, V1 तो समान है ना। I2 की वैल्यू V अपॉन R2, R3 की वैल्यू V अपॉन R3, V को कॉमन ले लो, I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब जैसा कि मैं आपको पहले से बता रहा हूं या बता चुका हूं कि हम A तथा B के बीच में एक अजम्पशन ले लें। अजम्पशन का मतलब हम एक अकेले प्रतिरोध की तुलना या अकेला प्रतिरोध लें इन तीन के बजाय। तो साहब यदि A तथा B के मध्य प्रतिरोध R की कल्पना की जावे, तो उस अकेले प्रतिरोध R के लिए, तो उस अकेले प्रतिरोध R के लिए आप लिखोगे I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R। तो मैंने आपको ये बता ही रखा है कि एक अजम्पशन होता है, उस अजम्पशन को हम इन तीन के सामने रखते हैं, फिर उसका इससे तुलना कराते हैं, इसलिए हम इक्विवेलेंट अंग्रेजी में और हिंदी में तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। तो एक व दो की तुलना से, यानी इन तीन की तुलना उस अकेले से करने पर समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध यानी समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है ना। तुल्य प्रतिरोध कितना है साहब, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। अतः समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम समांतर क्रम में लगे समांतर क्रम में लगे प्रत्येक प्रतिरोध R1, R2, R3 के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो साहब इस इक्वेशन को देखकर अगर हम डेफिनेशन बोलें तो मैंने बोल दी, अब इसका अर्थ समझ लो आप, है ना। मैं अब कंटिन्यू अर्थ भी बोलूंगा वापिस ये बोल के ना। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम समांतर क्रम में लगे प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, अर्थात समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान समांतर क्रम में लगे सबसे कम मान वाले प्रतिरोध से भी कम होता है। अब अगर आप न समझे हो तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। कैसे साहब, आप देखो, जैसे मान लो ये 5 ओम है, ये 2 ओम है, ये दोनों समांतर क्रम में लगे हैं। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे तुल्य प्रतिरोध 1 ओम से भी कम चाहिए। आप इनका निकालोगे, इनका 1 ओम से कम नहीं होगा, आप निकाल के देख लेना। मैंने आपसे कहा मुझे तो 1 ओम से भी कम चाहिए, तो क्या करें, समांतर क्रम में अब मैं एक प्रतिरोध और लगा देता हूं, कितने ओम का, 1 ओम का। अब समांतर क्रम में सबसे कम मान किसका है, इसका। अब देखना तुल्य प्रतिरोध का मान इस 1 ओम से भी कम आएगा। देखो साहब आप ध्यान से, 1 अपॉन R 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 समांतर क्रम में लगे 1 अपॉन R इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, ये 10 एलसीएम ले लिया
तो ये 2, ये 5 और ये 10, यानी 1/r कितना हुआ साहब, ये 17 हो गया, 17/10, यानी r बराबर 10/17। अब आप देखो, है ना। तो सब कहने का मतलब, अब अगर मैंने ये लिखा तो ये मान 1 से कम हो गया। यानी एक आपने एक डायलॉग सुना होगा कि किसी लकीर को छोटा करने के लिए उसके समांतर बड़ी लकीर खींच दो, उस लकीर को मिटाए बिना। समझ गया, एक ऐसे फिल्मी डायलॉग है। एग्जैक्टली ये भी वही चीज है कि अगर आपको कहीं पर प्रतिरोध का मान कम करना हो तो लगे हुए प्रतिरोध को हटाए बिना आप उसके समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जितना आपको कम कर, जैसे मैंने आपसे कहा था मेरे को 1 ओम से भी कम करना है, तो मैंने 1 ओम समांतर क्रम में लगा दिया, मेरे को इनको हटाने की जरूरत पड़ी नहीं, 5 ओम 2 ओम को हटाने की जरूरत नहीं है। तो साहब अगर हमें किसी में प्रतिरोध में कमी करनी हो, यानी यूं कहते हैं प्रतिरोध का मान कम करना हो, तो उसके लिए समांतर क्रम संयोजन है ना। और वो कैसे है वो मैंने आपको क्वेश्चन से भी समझा दिया। अगर n प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/r1 + 1/r2 एंड + 1/rn। तो सब समांतर क्रम का यूज प्रतिरोध को कम करने के लिए किया जाता है और श्रेणी क्रम का यूज प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और प्रतिरोध को बढ़ाते घटाते उस समधारा का नियंत्रण करते हैं। यह हमारा मोटिव था। तो ये सब प्रतिरोध, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अब श्रेणी क्रम समांतर क्रम से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल हैं। मैंने आपसे सर्किट वाले न्यूमेरिकल के लिए तो कह दिया था कि मैंने संधारित्र में करा दिए हैं, तो मैं सर्किट वाले न्यूमेरिकल वो वाले तो रिपीट नहीं करूंगा। मैं अब थोड़े से रोचक टाइप के छोटे छोटे और न्यूमेरिकल आपके सामने परोसता हूं, है ना। छोटे छोटे न्यूमेरिकल में जैसे एक विद्यार्थी के पास 2 प्रतिरोध तार हैं, तार 2 ही हैं। उन 2 प्रतिरोध तारों का इस्तेमाल करके वह विद्यार्थी लोगों को 4 प्रतिरोध दिखाता है, 3 ओम, 4 ओम, 12 ओम और 16 ओम। तार तो उसके पास 2 ही हैं, लेकिन उनको कैसे भी जोड़ता है, पर वो लोगों को 4 प्रतिरोध उनसे शो करता है, 3 ओम, 4 ओम, 12 ओम, 16 ओम। अब आपको ये बताना है कि उस विद्यार्थी के पास जो 2 प्रतिरोध हैं उनका मान क्या है ना। तो सब हमने मान लिया कि वो प्रतिरोध R1 व R2 है ना, ये मान लिया। बालक जो हमें दिखा रहा है 3 ओम दिखा रहा है, 4 ओम दिखा रहा है, 12 ओम दिखा रहा है, वह 16 ओम दिखा रहा है। इस R1 R2 का यूज करके ऐसा सवाल बोलता है। क्लियर सर। अब देखो इसमें ये तो है मिनिमम और ये है मैक्सिमम। क्लियर सर। मैक्सिमम के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, श्रेणी क्रम का, और मिनिमम के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, समांतर क्रम का। तो सब भाई 16 ओम दिखा रहा है तो मैक्सिमम दिखा रहा है, और मैक्सिमम के लिए किस में जुड़ना होना चाहिए, श्रेणी क्रम में। चलो सब, तो पहली बात करें आर मैक्सिमम के लिए। आर मैक्सिमम के लिए श्रेणी क्रम का यूज करेगा वो। मैक्सिमम कितना है, 16 ओम। ये सब आर मैक्सिमम के लिए श्रेणी क्रम। क्लियर। अब आर मिनिमम है ना, न्यूनतम प्रतिरोध। आर मिनिमम के लिए, आर मिनिमम के लिए कौन सा तरीका है हमारे पास, समांतर क्रम, यानी 1/R1 1/R2। बच्चे के पास तो 2 ही प्रतिरोध है, R1 R2, और मिनिमम कितना 1/3। इसको सॉल्व करो, R1 R2
R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1/3। R1 प्लस R2 का मान कहां से रख दो, x से। R1 प्लस R2 का मान x से रखा तो ये 16 R1 R2 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सब ये आता है, अतः R1 R2 इज इक्वल टू 48। अब सब आपके पास दो प्रतिरोधों का योग है जो अपन ने ये दिखा रखा है ना, और उन दो प्रतिरोधों का गुणा है जो ये दिखा रखा। अब ये है कि अगर उनका अंतर भी होता अपने पास R1 माइनस R2 होता, तो अंतर भी होता तो उस अंतर को इससे सोल्व कर लेते और R1 R2 का मान बता देते। तो स्वाभाविक रूप से हमें R1 माइनस R2 चाहिए। अब आप ये ध्यान रखिएगा, अगर बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं तो मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों को तो शायद पता होगा, R1 माइनस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 R1 R2। आप इसका ज्यादा दिमाग मत लगाइए, इसको लेफ्ट को सोल्व कर लीजिए तो आप देखेंगे लेफ्ट और राइट इक्वल है ना। इसको और उसको सोल्व करेंगे एक जैसा आएगा। अब आपका योग है इससे, ये रहा समीकरण 1 में, गुणा है इससे, ये समीकरण 2 में, अंतर निकल जाएगा। तो सब R1 माइनस R2 का स्क्वायर है ना, R1 प्लस R2 का मान रखो 16 का स्क्वायर माइनस 4, R1 इंटू R का मान रखो, यह आ जाएगा 48, यानी R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर 16 16 256 माइनस है ना 8 चौक 32, क्लियर साहब, 3 4 चौक 16 3 192। ये अगर आप देखेंगे तो ये सब 64 आता है ना। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर 64, इसलिए R1 माइनस R2 64 का रूट कितना हो गया 8। तो सब अब आपका उन दो प्रतिरोधों का योग भी है, गुणा भी है, और अब आपको योग और गुणा से आप क्या निकाल सकते हैं, अंतर। तो ये तो एक गणित की सीक्वेंस है कि अगर आप पास जोड़ तथा गुणा हो तो उसके द्वारा अंतर कैसे निकाल सकते हैं। तो ये तो मैंने गणित से लिया है पीस। अब सब आप समीकरण 1 और 3 को हल कीजिए, है ना। देखो सब, इक्वेशन 1 प्लस 3, 1 और 3 को जोड़ो तो R2 R2 कट गया, R1 R2 कितना हो गया 2R1, इधर 16 और 8 24, 2R1 इज इक्वल टू 24, यानी R1 इज इक्वल टू 12 ओम। R1 का मान यहां रख दो 1 में, 1 से R1 का मान कितना रखा 12 प्लस R2 इज इक्वल टू 16, तो यहां से R2 आ गया, R2 बराबर 16 माइनस 12 यानी 4 ओम। तो सब सीधी सीधी सी बात है कि वह जो विद्यार्थी है उस विद्यार्थी के पास एक तो 12 ओम का प्रतिरोध तार है और एक 4 ओम का प्रतिरोध तार है। 12 ओम दिखाई रहा है, वो 4 ओम दिखाई रहा है। 12 और 4 को श्रेणी क्रम में जोड़ देगा तो आपको 16 दिखेगा, और 12 और 4 को समांतर क्रम में जोड़ देगा तो आपको 3 ओम दिखेगा। तो विद्यार्थी इन दो तारों से इस तरीके से, जैसे आपको बताया, इस तरीके से आपको 4 प्रतिरोध दिखा रहा है। उसके पास जो 2 तार हैं उसमें एक का प्रतिरोध 12 ओम है और दूसरे का 4 ओम है। क्लियर बच्चों, है ना।